वेलकम टू स्कूल स्टडी। बात यह है कि अगर कोई आपसे पूछे कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी क्यों चाहिए, दूसरा, जब संविधान सभा बैठी थी तो उसने क्या किया। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में नहीं बताता, केवल यही नहीं बताता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ बताता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज होता है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रख कर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों के कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। आप आए दिन अखबार में देखते हैं कि दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया, या आप में एक आत्मविश्वास होता है जब भी आप अकेले कहीं जाते हैं तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है, भय नहीं लगता। ऐसा क्यों? हम उसी चीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार दे रखे हैं। मौलिक इसलिए क्योंकि आर्टिकल 13 स्पष्ट कहता है, मौलिक इसलिए कि आर्टिकल 13 स्पष्ट कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, इसलिए मौलिक है। और दूसरी चीज, आर्टिकल 32 हमें संवैधानिक संरक्षण का अधिकार देता है, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार देता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में उत्तरदायी ठहराया जाता है। इस रूप में मौलिक है। इस वजह से आप में भय नहीं होता, आप में डर नहीं होता। मेन चीज, कॉन्स्टिट्यूशंस को समझने से पहले आपके अंदर एक आर्टिकल्स रटना, एक संविधान के अनुच्छेदों को रटना, ये एक अलग मुद्दा। संविधान रटना नहीं है, संविधान समझना होता है, संविधान को जीना होता है, संविधान को जीना पड़ता है। अब देखिए, आपके कोई, जैसे आपके कहीं पर काम कर रहे हैं और आपको मजदूरी पूरी नहीं दी जाती तो क्या करोगे? आपके साथ वो व्यवहार नहीं किया जाता एक मानव होने के नाते तो क्या करोगे? हमने इसी कारण अंग्रेजों से आजादी चाहिए, मांगी, और ना आजादी की कोई जरूरत ही नहीं थी। आजादी का मूल्य अधिकारों से निहित होता है। हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसी के बारे में विस्तृत चर्चा है, जो आज हम कुछ पॉइंट आउट करने का विचार करेंगे। चलिए सोचिए, राज्य के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है, पता तो है ना? अभी लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है, ये राज्य की शक्ति से ही संभव है, क्योंकि ये आम जनता के हित में है, इसलिए हमें कोई इतना वो बुरा नहीं लगता। पर आप राज्य की शक्ति का तो अंदाज लगा ही सकते हैं ना। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में अधिकार राज्य के विरुद्ध एक प्रतिभूति है। कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे अधिकार राज्य के विरुद्ध एक प्रतिभूति है जिससे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है ना?
दूसरा एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में है, युक्ति युक्त कारणा से संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को कुछ कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है, पर उसके लिए भी युक्ति युक्त कारण होने चाहिए। बात यह है। चलिए, अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को मूल अधिकार या अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? अब आप खुद सोचिए। नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से भी तो खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। और यह भी जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, सरकार के अंग जानते नहीं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन वो सरकार भी कर सकती है। इसलिए राज्य के विरोध भी एक प्रतिभूति के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। चलिए, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान मैंने बताया था आपको कि हमने स्वतंत्रता मांगी भी इसलिए थी कि हमारे अधिकार सुरक्षित हो जाए। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता का आदर करना चाहिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति, एक नेहरू रिपोर्ट आई थी। वो क्यों आई थी कभी हम और चर्चा करेंगे। साइमन कमीशंस के दौरान नेहरू समिति बनी थी। उसने एक अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई। अतः ये स्वाभाविक है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। यानी सभी ये मानते थे कि अधिकारों को तो सुरक्षित करना ही पड़ेगा। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकार संरक्षित करना जरूरी था। नाम से ही स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उसका उल्लंघन न कर सके। आर्टिकल 13 स्पष्ट बताता है कि सरकार भी उसका उल्लंघन न कर सके। यदि वे सरकार उल्लंघन करे तो आर्टिकल 32। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जैसे आपको मत देने का अधिकार है तो उससे भिन्न हो सकते हैं। मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। और ध्यान रखना, सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है।
तो इसके रोकने की शक्ति किसके पास है? इसके रोकने का उत्तरदायित्व किसके पास है? कोई सरकार बहुत पावरफुल होती है। राज्य की शक्ति अपरंपार है। हीगल ने तो स्पष्ट कहा था कि राज्य साक्षात ईश्वर है, यानी ईश्वर के जितना पावरफुल है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं लॉकडाउन, तो अगर राज्य ही अधिकारों का उल्लंघन करे तो इसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? न्यायपालिका के पास। न्यायिक पुनर्लौकन की शक्ति न्यायपालिका के पास है। अर्थात सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो भाग 3 के अंतर्गत उपबंध अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वो कानून अवैध हो जाएगा। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन याद रखना, लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है, पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, ध्यान रखना, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, युक्ति युक्त प्रतिबंध। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आप समझ जाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशंस को। जैसे आपको पता है आर्टिकल 19 जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें देता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। पर देखिए, क्या आप निर्बाध रूप से आपको यह अधिकार प्राप्त है कि नहीं? कैसे? युक्त प्रतिबंध कैसे? राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हिता या न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में ऐसा करता है तो उसके ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अधिकार निर्बाध है। ध्यान रखना, मेरे अधिकार वहां पर खत्म हो जाते हैं जहां आपके अधिकार शुरू होते हैं। इसलिए निर्बाध अधिकार कभी नहीं हो सकते। आपके अधिकार मेरे अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। मेरी नाक उतनी ही लंबी हो सकती है जितनी आपकी नाक। मेरी नाक की लंबाई आपके नाक की लंबाई प्रतिबंध लगाएगी। इसलिए प्रतिबंध तो होना ही चाहिए। चलिए, दक्षिणी अफ्रीका का मामला तो आपने सुना होगा, नेल्सन मंडेला वाला। नेल्सन मंडेला, जहां नस्लीय भेदभाव था, जहां अपार्थाइड, एक पॉलिसी थी, रंग भेद अपार्थाइड पॉलिसी। एक्चुअली में 1996 में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उसने वहां का एक कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया। कॉन्स्टिट्यूशंस में सबसे पहली चीज क्या डाली, क्योंकि जिस के लिए उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने 26 साल जेल में बिताया था, और जब उसके हाथ में कलम आई है तो वो क्या लिखेगा? नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस पर, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का परफेक्ट प्रभाव पड़ा है। चलिए, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, जिसमें आर्टिकल 14 एक बहुत बढ़िया बात लिख रखी है, शायद आपको समझ में आए। आर्टिकल 14 में एक जो बात लिख रखी है वो ये है, विधि के समक्ष समता। दो बातें आपको समझनी पड़ेगी। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियां के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अंग्रेजी वर्जन में पढ़ता हूं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और देन सेकंड,
द इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विद्या के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। चलिए, दो उदाहरण दे रखे हैं जो मैं एनसीईआरटी किताब में। स्वदेश कुमार अपने गांव आया, उसके साथ उसका दोस्त भी था और गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह दलित था। टेलीविजन पर एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुछ 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि वह आगे समाचार न पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं। इसका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। समझ रहे हैं? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाते वक्त एक बात याद आती है। द जस्टिस एक पुस्तक आई थी 70 के दशक में अमेरिका में। उसके राइटर का मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। उसने बताया था, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत बताया था। उसने बताया था अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत, जिसमें उसने ये बताया था कि विद्या के समान संरक्षण कैसे दें। एक्चुअली में समानता का अधिकार तो स्पष्ट इंडिकेट कर देता है कि विकलांग है, महिला है, पुरुष है, सब बराबर है। पर आप खुद सोचिए, क्या ये बराबर है? जैसे एक रेस का आयोजन करें, रेस के फिक्स नियम हैं। सुनना है 2 चीजें, रेस के फिक्स नियम हैं। जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो सबसे पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। अब उस रेस में क्या महिलाएं, विकलांग, कुपोषित सभी भाग लेकर क्या मेडल जीत सकते हैं? नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो विद्या का समान संरक्षण करना चाहिए। उनके लिए अलग अलग टारगेट निर्धारित करना चाहिए। अर्थात विकलांग के लिए 20 मीटर की रेस होनी चाहिए, महिलाओं के लिए महिलाओं में कंपटीशन होना चाहिए। समझ में आ रही नहीं आ रही? पैरा ओलंपिक का नाम तो सुना ही होगा। चलिए, वो पुस्तक पढ़ोगे, मैं नाम डाल दूंगा। तो मैंने अभी 2 उदाहरण पढ़े थे। एक तो उसको कुल्हड़ में चाय दी, एक महिलाओं को 45 वर्ष की उम्र अधिक हो जाने के कारण उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण है। इसमें एक जाति दूसरे लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। समता का अधिकार ऐसे और अन्य भेदभावों को समाप्त करने का प्रयास करता है। ये सार्वजनिक स्थल जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, पूजा स्थल में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह उपयुक्त आधारों पर लोक सेवा में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। लोक नियोजन में स्वतंत्रता, कौन सा आर्टिकल है? छुआछूत का अंत। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। आपको एक प्रश्न भी करना है, छुआछूत संबंधी परसेंट टाइम में कौन कौन से कानून हैं? उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना और शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि उपाधि एक अपने आप में विशिष्ट बनाती है। और किसी व्यक्ति को विशिष्ट बनाने का मतलब है कि उसको समानता से अलग कर दिया गया है।
उसे समानता से अलग कर दिया गया है। इसलिए हमारे संविधान में उपाधियों का अंत भी कर दिया गया है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि जो सिविल नागरिक समान है, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये क्या है? ये भी सस्पेक्टेड है, परंतु एक व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि जिस व्यक्ति को मिलता है वो व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं करेगा। चलिए, तो उपाधियां सिर्फ शिक्षा और सेना में ही, जैसे आपने बीएड की है तो आप बीए मास्टर, आपकी योग्यता है, ठीक है, कर्नल साहब, डॉक्टर साहब वगैरह वगैरह। आपने संविधान की प्रस्तावना तो पढ़ी होगी। एक आर्टिकल 16 को देखता हूं मैं, आप देखेंगे आर्टिकल 16 क्या कहता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अर्थात सीधे शब्दों में कहे तो सरकारी नौकरियां में सबको बराबर भाग लेने का अधिकार, सरकारी नौकरियां में सबको बराबर भाग लेने का अधिकार। पर सोचिए, बराबर कहां है? आपके दिमाग में रिजर्वेशन का मुद्दा आ रहा होगा कि बराबर कहां है। रिजर्वेशंस विद्या का समान संरक्षण को प्रतिबिंबित करता है, जिसे मैं अंग्रेजी में बोला था एक शब्द, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। 16(4) बताता है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यानी सरकार ऐसा प्रावधान कर सकती है कि उनको आरक्षण दे दिया जाए। इक्वल प्रोटेक्शन जरूरी होता है। मैंने बताया था विकलांगा की रेस अलग होनी चाहिए। इसमें दो शब्द एक महत्वपूर्ण है। आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी कभी? प्रस्तावना पढ़ी है? प्रस्तावना एक्चुअली में एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको, तो सबसे पहला काम ही यही करना पड़ेगा कि आपको प्रस्तावना आपके मुंह पे याद होनी चाहिए। आप सिविल सेवा के एग्जाम तो छोड़ो, आप 10वीं 12वीं भी ढंग से पास नहीं, ढंग से पास का मतलब लॉकडाउन लग जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए, बात अलग, किस्मत आपकी। इसमें मैं पढ़ता हूं जो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जो शब्द दे रखे हैं उनमें से एक शब्द है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमता, तो समान अवसरों का मतलब क्या है? तो फिर क्या करें सर? इसलिए ही तो प्रोटेक्शन तो होना चाहिए ना, इसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चा, महिलाओं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं और निर्णय लागू कर सकती है। तभी तो अवसर की समता पनपेगी है। और आपने नौकरियां और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में तो सुना है ना। आपको संभवतः आश्चर्य हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन कराने वाले कॉन्स्टिट्यूशंस में रिजर्वेशन क्यों? और रिजर्वेशन संबंधी आप अनर्गल बातें भी करते रहते हैं, पर जहां सामाजिक विषमताएं व्याप्त है तो वहां समान अवसरों की बात हम कर नहीं सकते। समान अवसर प्रदान करने के लिए उनको पुशअप करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र में थ्योरी है ना, बिग पुश थ्योरी, उसी तरह। चलिए,
एक आर्टिकल 19 जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। लोकतंत्र की दो विशेषताएं और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर किसी को स्वतंत्रता व्याप्त है, समानता नहीं है, तो स्वतंत्रता बेमानी है और बिना स्वतंत्रता के समानता बेगानी है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। इसमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि हम जैसा चाहे वैसा करें। मैंने आपको बताया था कि मेरी स्वतंत्रता का वहां अंत हो जाता है। मेरी स्वतंत्रता पर वो सारे प्रतिबंध लागू है जो आपकी स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए जरूरी है। तो स्वतंत्रता निर्बाध नहीं है। ऐसा नहीं कि हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। यदि ऐसा करने की इजाजत दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 में। हालांकि मेरा उद्देश्य आपको आर्टिकल रटाना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ को बढ़ाना है। फिर उसी के साथ स्वतंत्रता के सब और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इंक्लूड है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कसाब के बारे में सुना? वीटी विक्टोरिया टर्मिनल बंबई पे सरेआम गोली करते हुए पकड़ा गया था, फिर भी उसे 4 साल दिए। क्यों? वही, किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपने बचाव करने का अधिकार है। उसके अलावा पुलिस के लिए आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। न्यायाधीश ही इस बात का फैसला करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। गिरफ्तारी उचित है या नहीं। तो पहली चीज, आर्टिकल 22 स्पष्ट कहता है, आर्टिकल 22 की बातें हैं। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा दिया है। इस अधिकार का दायरा बढ़ा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं था। क्योंकि एक्चुअली में हमारा जो आर्टिकल 21 कहता है, आपकी आंखें खुल जाएगी कि है क्या। इस जीवन का अधिकार है क्या? जीवन एक्चुअली में एक गिरवी, सरकार के पास रखी हुई गिरवी की भांति है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सरकार है।
पर सरकार उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णय बहुत विस्तृत किया है। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने जिस आर्टिकल का अब तक सर्वाधिक विस्तार किया है वो यही आर्टिकल है, आर्टिकल 21। क्योंकि जीवन के अधिकार का अर्थ क्या है उसने स्पष्ट बताया था, गरिमापूर्ण जीवन। सरकार स्पष्ट कहती है कि केवल सांस चलते रहने से जीवन नहीं होता गरिमापूर्ण जीवन। गरिमापूर्ण जीवन किससे आएगा? शिक्षा से। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 का जोड़ा गया, ये एक्चुअली अंतर संबंध है। चलिए अब एक निवारक नजरबंदी आती है। निवारक नजरबंदी, रासू का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आपको पता है ना। ये निवारक नजरबंदी जिसमें 3 महीने तक तो किसी के सामने भी पेश नहीं किया जा सकता, ये क्या होता है? सोचिए, प्रकार हमारे पास जो भी कानून है वो पोस्ट इवेंट है, अर्थात कानून प्रभावी होता है। मेरे ऊपर धारा 302 जब लगेगी जब मैं मर्डर कर दूंगा, यानी कि जब यानी कि सरकार, मतलब ऐसे कानून से आपको नहीं लगता है कि सरकार मर्डर करने का इंतजार कर रही कि कोई एक आधी हत्या हो जाए, ऐसा उस संबंध में निवारक निरोध कानून आता है। निवारक निरोध कानून, निवारक निरोध यानी कि घटना घटित होने से रोकना। आर्टिकल 22 में इसका विश्लेषण है। सामान्य व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर उसके अपवाद भी है। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वो कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का जेल भेजा जा सकता है। वर्णित प्रक्रिया मतलब 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के पास भेजना और उसको पसंद का वकील बनना, और दूसरा उसको गिरफ्तारी का कारण बताना, ये बात है। पर ऐसा इस निवारक निरोध कानून के तहत इन बातों का पालना करने की जरूरत नहीं है। इसे ही निवारक नजरबंदी कह सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वो उसे बंदी बना बन सकता है, यानी कि खतरा पैदा नहीं किया है। लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। 3 महीने बाद ऐसे मामले एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाएंगे, और वो सलाहकार बोर्ड चाहता है तो और 3 महीने दे सकता है। उसके बाद फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, चाहो जितने 3 महीने। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है। परंतु लेकिन सरकार ने प्राय इसका दुरुपयोग भी किया है। अनेक लोग ये मानते हैं कि इस कानून के कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। 1975 में जब आपातकाल लगा था तब मीसा आया था, और मीसा के तहत ही विपक्ष के सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए निवारक निरोध कानून का बहुत बड़ा दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास ऐसा अमोघ अस्त्र दे दिया जाता है कि किसी भी नागरिक को उसके जीवन की परिस्थितियों से वंचित किया जा सकता है। चलिए मैंने आपसे पहले बात की थी कि इन स्वतंत्रताएं निर्बाध नहीं हैं और इन पर बहुत सारे निर्बंधन हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब तो ये होता है कि M.F. हुसैन ने जब पेंटिंग की थी तो भारतीय हिंदू देवी देवताओं के नंगे चित्र बना दिए थे, तो उसके ऊपर केस चला था। तो फिर आप सोचेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न
इसलिए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब तो सिर्फ इतना ही तो होता है कि मेरी स्वतंत्रता का अंत वहां हो जाएगा जहां आपकी स्वतंत्रता शुरू होती है। चलिए, और एक और चीज जो आपको देखनी है आरोपी के बारे में, अभियुक्त के अधिकार। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 अभियुक्त के अधिकारों के भी बड़ी सुंदर विवेचना करता है। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हो। हम प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वो दोषी है। हम ये मान लेते हैं किसी को गिरफ्तार कर लिया वो दोषी है, लेकिन ध्यान रखना कि जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक अवसर भी मिलने चाहिए। न्यायालय के निष्पक्ष मुकदमे के लिए 3 अधिकार दे रखे हैं कि किसी भी व्यक्ति को एक ही बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। एक बार से एक मिलेगी, ऐसा नहीं है बाद में कानून आया फिर सजा, नहीं, ऐसा नहीं। पिछली गुड, वेरी गुड। यानी कि कानून भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता। कानून हालांकि कर संबंधी कानून भूतलक्षी प्रभाव रखते हैं, ध्यान रखना, कर, पर मैक्सिमम कानून भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता। जैसे सोचिए, कल मैंने चोरी की और उसके लिए चोरी करने की कोई सजा नहीं थी, और आज कानून बना के जो चोरी करेगा उसके ऊपर आजीवन कारावास की सजा होगी, तो क्या मेरे ऊपर लागू होगा? नहीं। क्यों? मैंने चोरी कल की थी, कानून आज लागू हुआ था, कानून का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता, कभी भी भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता। चलिए, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। खुद का गवाह खुद नहीं हो सकता, खुद का गवाह खुद नहीं हो सकता, ना उसे प्रेशराइज किया जा सकता है कि तुम ये बोल। इसलिए वो न्यायालय के सामने कोई भी अपराधी कह सकता है कि साहब मैंने ऐसा नहीं किया, जब बल्कि वो पुलिस के सामने स्वीकार कर ले। एक समस्या और आती है, एक तो पॉली टेस्ट, दूसरा डीएनए टेस्ट। खैर, ये बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे हैं, हम कभी और चर्चा करेंगे जब आप मेरे बराबर बड़े हो जाएंगे। अभी तो आप 11th क्लास के 9th क्लास के विद्यार्थी हैं। चलिए, आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में बात करता है। अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में भी खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषण पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर भट्टे पर काम है, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है, वो कानून रूप से दंडनीय है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं ताकि कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 23, मानव दुर्व्यापार और बेगार इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध है अतः निषेध है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यह आर्टिकल। मानव दुर्व्यापार क्या होता है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है कि मानव को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त करना, जबकि मानव इन ऑल आवर वर्ल्ड इज परफेक्ट सब्जेक्ट है। उसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाना मानव दुर्व्यापार है, और ये नहीं होना चाहिए।
बलात् श्रम का मतलब ये होता है कि उसकी इच्छा के उसको कम मजदूरी देना, अकेरा बकेरा। बलात् श्रम इन दोनों का प्रतिषेध है। दास प्रथा क्या थी, बेगारी क्या है, बलात् श्रम, जैसे राजस्थान में सागड़ी प्रथा। फिर आर्टिकल 24 क्या कहता है, 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस बाल श्रम को अवैध बनाकर, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण बना दिया। सोचिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब 14 वर्ष के बच्चा का काम में नियोजन नहीं हो सकता, तो बच्चे क्या करेंगे? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21 क में स्पष्ट कर दिया था कि 14 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। आप यूं समझ लीजिए कि 21 का 24 की सकारात्मक व्याख्या है। 21 का 24 की सकारात्मक व्याख्या है। चलिए, हमारा आर्टिकल जो है वो आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोग या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर ले। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है और जरूरी भी है। हमने कुर्बानियां भी इसलिए दी। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, उसके पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका मतलब कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है और यह भी निर्णय ले सकता है कि वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। दैट इज अंतःकरण की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का सम्मान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है। क्या? सुनना, लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य। यानी कि हिंदू धर्म के लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे धर्म में, हमारे स्मृति ग्रंथा में विधवा विवाह को मान्यता नहीं है। हिंदू धर्म के अनुयायी ये नहीं कह सकते कि हमारे धर्म के अनुसार सती प्रथा मान्य है। स्मृति ग्रंथ, हिंदू धर्म के लोग ये भी नहीं कह सकते कि मैं एक से ज्यादा शादियां करूंगा, क्यों? स्मृति ग्रंथ मान्य है। इसलिए लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामला में हस्तक्षेप भी करती है। मानव बलि, पशु बलि भी हो सकती है। और ऐसे हस्तक्षेप को आप, ऐसे प्रतिबंधों को आप धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाना धर्म के मानने वाला और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो जाती है। जब भी किसी धार्मिक समुदाय पर कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है, लोग ये महसूस करते हैं कि वो उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें से लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत देता।
पर धर्म परिवर्तन जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता, पर धर्म का प्रचार करने और धर्म का परिवर्तन करने की इजाजत देता है। अब ये कौन जस्टिफाई करेगा कि ये जबरन हुआ है कि अंतःकरण से हुआ है? ये थोड़े से बहुत सारे विवाद बन जाते हैं। बल्कि अब एज ए स्कॉलर हम इतना सा कह सकते हैं कि वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। खैर, विवाद तो है। विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण ये जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। और समानता के अधिकार में भी तो हमें देखा था, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। इस प्रावधान से धर्मनिरपेक्षता से जीवन को बल मिलता है। फिर आर्टिकल 29 और 30, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। क्या समझते हैं आप भारतीय समाज के बारे में? यहाँ विभिन्न धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, भाषी के लोग रहते हैं, विभिन्न कल्चर के लोग रहते हैं। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है। भारतीय समाज एक्चुअली में ऐसा नहीं। आप खुद सोचिए कि फ्रांस में केवल फ्रांसीसी रहते हैं, जर्मनी में केवल जर्मन रहते हैं, पर भारत में भारतीय जो रहते हैं वो भी वहाँ का राष्ट्रीयता जातीयता के आधार पर है, वो एकात्मक है। पर भारत में एकात्मक नहीं है, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। ऐसी विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है, अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। किसी समुदाय को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वो समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है, ध्यान देना, और देश भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वो किसी अन्य समूह से छोटा है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपने संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में। चलिए, एक सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल, अगर ये नहीं होता तो आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक के अधिकार कोई मतलब ही नहीं रहते। हालांकि आर्टिकल 31 डिसॉल्व हो गया है। चलिए, इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की सूची, विस्तृत सूची देना काफ़ी नहीं है। कोई ऐसा तरीका भी होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर रक्षा की जा सके।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सके, यानी व्यवहार में लाया जा सकता है और उपचार प्रदान किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश या निर्देश दे सकते हैं और इस मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश और आदेश ये रिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिट। 5 रिटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण रिट। फिर इसके अलावा ये तो आर्टिकल 32 हो गया जो रिट के बारे में। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और भी व्यवस्था करता है। न्यायिक पालिका के अलावा और भी संरचनाओं का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, SC/ST आयोग, ये अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बहुत सारे ऐसा सिस्टम है जो हमारे इन अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए, ये मौलिक अधिकारों के संबंधित कुछ बेसिक सूचनाएं थी, शायद आपको समझ में आया होगा। मैं एक बात और बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक जीवंत दस्तावेज है जिसे रटना नहीं है। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आए, दिमाग में आए तो इसको आर्टिकलों के नज़रिए से ना देखें, एक समझ बिठाएं, तभी आप संविधानवाद में विश्वास करने लायक हो जाएंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो मंशा थी वो समझ पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।